नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और कल हम पढ़ रहे थे संस्कृत वर्णों के उच्चारण स्थान। वैसे तो हमने कल उच्चारण स्थान पढ़ लिए थे, किंतु हम अपने ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जो संस्कृत में सूत्रों के अनुसार उच्चारण स्थान है, हालांकि जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था बिल्कुल वही उच्चारण स्थान, वही सारे वर्ण होंगे और वही उच्चारण स्थान है, किंतु उनको सूत्रों में बांधा गया है। और उन्हीं सूत्रों के अनुसार अगर इन सूत्रों को हम याद कर लेते हैं, वैसे रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको बिल्कुल इसी व्यवस्थित ढंग से जमाया गया है कि हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। और ज़्यादा भी नहीं, केवल 11 सूत्र हैं। अगर इन 11 सूत्र को हम याद कर ले तो उच्चारण स्थान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि उच्चारण स्थान जो है ये संस्कृत के साथ साथ जो हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान है वो भी बिल्कुल सेम ही है। हाँ, कुछ वर्ण संस्कृत में एक्स्ट्रा है, उन वर्णों को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे वर्ण हिंदी में भी ठीक उसी उच्चारण स्थान से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात बोले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे और कक्षा 6ठी से 10वीं तक के बालकों के लिए ही मेरा ये प्रयास है। साथ ही साथ रीट के विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। आइए बिना समय व्यर्थ गवाए हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहला सूत्र, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। सबसे पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आप भी मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात यहाँ देखिए कुछ वर्ण हैं। सर्वप्रथम है इसमें अ से तात्पर्य है अ और आ दोनों ही वर्ण, क्योंकि अ से दो अ मिलकर के ही आ का निर्माण हुआ है, इसलिए तो अ का उच्चारण स्थान। फिर कु, जैसा कि हमने पढ़ा था वर्णमाला पढ़ते समय, कु जो है, कु का अर्थ होता है क वर्ग, और क वर्ग का उच्चारण स्थान। उसके बाद में ह वर्ण और विसर्ग, इन सारे वर्णों का फिर से आ, कु यानी क वर्ग, ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होता है। इचु यशा नाम तालु, इसमें भी देखिए ई से तात्पर्य है छोटी ई और बड़ी ई दोनों। चू यानी च वर्ग, य यानी य अंतःस्थ वर्ण, और श जो है तालव्य श, क्योंकि तालु से बोला जाता है इसलिए इसको तालव्य श कहते हैं। तो इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो होता है तालु से। तालु कल भी मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं, हमारा ये मुंह, ये यहाँ कंठ होता है, यहाँ दांत हैं, और दांतों के ठीक ऊपर वाला भाग जहाँ चमड़ी शुरू होती है, ठीक वही स्थान जो है वो तालु कहलाता है। ऋटुरषाणाम मूर्धा। ऋटुरषाणाम अर्थात री में दोनों प्रकार के री का समावेश है। टू से तात्पर्य है ट वर्ग से र, जो य व र ल अर्थात अंतःस्थ वर्ण है, और श जिसको मूर्धन्य श भी कहते हैं, षटकोण वाला श। इन सब का उच्चारण जो है वो मूर्धा से होता है। तो एक बार इन सूत्रों को फिर से हम उच्चारित करेंगे, तीनों सूत्रों को। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ऋटुरषाणाम मूर्धा, ऋटुरषाणाम मूर्धा। चलिए अब बात करते हैं चौथे सूत्र की। लृतुलसानाम दंताः, लृतुलसानाम दंताः। देखिए
लृ, लृ से तात्पर्य है लृ वर्ण जो स्वर है, ध्यान रहे लृ का दीर्घ नहीं होता। उसके बाद में तू, तू से तात्पर्य है तवर्ग, ल और स, स दंत्य स, दंत्य स से तात्पर्य है सड़क वाला। तो इन सब का उच्चारण जो है वो दांतों से होता है। तो सूत्र एक बार फिर से बोलेंगे, लृतुलसानाम दंताहा। उसके बाद में आता है अगला सूत्र, उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ, उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ। यहाँ एक चीज समझने की है, मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कु का मतलब कवर्ग, चू यानी चवर्ग, टू यानी टवर्ग, तू यानी तवर्ग और पू यानी पवर्ग। अब देखिए यहाँ अगर हम देखते हैं तो सभी ऊ जो है, सभी में उकार जो है ऊ, वो सभी में छोटा ऊ है। लेकिन अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो हमने जो ये पंचम सूत्र अभी बोला, इसमें उपू पधमानीयानाम ओष्ठो, पू जो है वो बड़ा ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ अगर है इसका मतलब इसमें कोई और वर्ण भी छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पू, छोटा पू प्लस ऊ अगर इसके अंदर मिला देते हैं तो ये पू बड़ा ऊ बन जाता है। ये ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण होता है, इसलिए इसमें है उपू पधमानीयानाम ओष्ठो। लेकिन हम ध्यान दे तो ऊ से मतलब है ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद में पू के हमने दो भाग कर दिए, जो बड़ा पू है उसके, पू यानी तो हुआ पवर्ग, और उसके बाद उसमें ऊ और बचा, और इसमें से उपधमानीय, ये वर्ण क्या हो गया उपधमानीय। और उपधमानीय वर्ण अह प अह फ, इनका उच्चारण जो है, उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ कहलाता है। उसके बाद में आगे अग्रिम सूत्र है यमगणनानाम नासिकाच, यमगणनानाम नासिकाच। जैसा कि हमने पढ़ा था कल भी कि ये सभी वर्गों के पंचम वर्ण है। य जो च वर्ग का है, म जो पवर्ग का है, ङ जो कवर्ग का है, ण जो टवर्ग का है और न जो तवर्ग का है। अर्थात ये सभी वर्गों के पंचम वर्ण हैं। और इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान, इनका स्वयं का तो उच्चारण स्थान है ही। जैसे च छ ज झ य, तो य जो है वो तालु से बोला जाता है, म जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है, ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, न जो मूर्धा से बोला जाता है और न जो दंत से बोला जाता है। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ तालु वगैरह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और, च का मतलब होता है और नासिका से भी होता है। अर्थात इन पांच वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होंगे। अगला सूत्र है एदैतोहो कंठ तालु, एदैतोहो कंठ तालु। हम संस्कृत में वर्णों को भी बुलाते हैं तो बड़े ही सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है। जैसे कि किसी का नाम राम है तो हम केवल राम नहीं बुला करके, हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हम उसे राम जी कहते हैं। मोहन नाम है तो मोहन जी कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर जो अवर्ण होता है इसके पीछे, या जो भी स्वर है उसके पीछे त लगा करके उनको बोला जाता है अत। इसी प्रकार से अगर ए है तो बोलेंगे एत, आई है तो आइत, ओ है तो ओत और औ है तो आउत। इस प्रकार से इन वर्णों को भी सम्मान के साथ बोला जाता है। वैसे इसको एक बोलने का एक और ढंग भी है, अकार या एकार, व है तो व बोलना है तो वकार। इस प्रकार से भी हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक, हमारी भारतीय संस्कृति भी इसी प्रकार कहती है। किसी का नाम अगर मनोज है तो हम मनोज जी कह करके उसे पुकारते हैं, अथवा तो आगे श्री लगाते हैं, श्री मनोज, इस प्रकार से। तो देखिए एदैतोहो कंठ तालु। अब एदैतो शब्द जो है एत प्लस ऐत संधि के नियमों के अनुसार मिलाने से ये त जो है वो द में बदल गया और इसमें ऐ मिला तो ये द और ऐ मिल गया, तो एदैत।
इस प्रकार से ये शब्द बना। तो ऐदई तो हो कंठ तालु, अर्थात ऐत अर्थात ए और ऐत, ऐत मतलब ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालु से होता है। अब इनके दो उच्चारण स्थान क्यों हैं, इसके पीछे कारण ये है कि अ और ई से मिलकर के बनता है ए, और अ और ई से मिलने के कारण अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो दोनों मिलकर के ए का निर्माण होता है, इसलिए इसके दो उच्चारण स्थान है। आगे बात करेंगे हम ओदौ तो हो कंठोष्ठम, वही ठीक बात यहाँ पर भी, औत, ओत और औत, इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और ओष्ठ से होता है। इनका कंठ और ओष्ठ से क्यों, क्योंकि अ और उ मिलकर के ओ का निर्माण होता है, और अ और ओ मिलकर के औ का निर्माण होता है, तो इसलिए अ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और उ का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होता है, इसलिए इनके दो उच्चारण स्थान हैं। चलिए आइए एक बार फिर से इन चौथे से 8वें सूत्र तक पढ़ते हैं। लृतुलसानां दन्ताः, लृतुलसानां दन्ताः, उपूपधमानीयानाम् ओष्ठौ, उपूपधमानीयानाम् ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, यमगणनानां नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, ओदौतोः कंठोष्ठम। चलिए अब अंतिम 3 सूत्र की बात कर लेते हैं। चलिए 9वें नंबर का सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार, अभी हमने बात की थी, किसी वर्ण को पीछे, स्वरों के पीछे तो त लगाया जाता है और बाकी लगभग सभी वर्णों के पीछे कार लगाया जाता है। वकार, अकार, पकार, कोई भी वर्ण बोलना हो तो इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। तो वकारस्य दंतोष्ठम, व जो है उसका उच्चारण स्थान, उसके भी दो उच्चारण स्थान है, व दंत और होठ, क्योंकि दांत और होठ की सहायता से ये बोला जाता है। अब बात करेंगे 10वें सूत्र की। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलीय वर्ण कौन से हैं, अह, क, अह, ख, आधे विसर्ग के बाद क और आधे विसर्ग के बाद ख, इनका उच्चारण स्थान जो है वो जिह्वा के मूल भाग से होता है। अर्थात ये हमारी अगर जिह्वा है तो इसका मूल भाग जो होगा यहाँ से इसका उच्चारण होने के कारण इसे जिह्वामूलीय वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में है नासिकानुस्वारस्य, यहाँ का के बाद, सब छोटी क्लास वाले, 6 क्लास वालों को शायद इसका पता नहीं होगा, इसे कहते हैं अवग्र चिन्ह। वैसे इसका उच्चारण तो नहीं होता, लेकिन ये अगर इसका विग्रह करे, विच्छेद करे, तब ये अ का काम करता है। तो यहाँ नासिका अलग शब्द है और दूसरा इसको अवग्रह को अगर हम अलग करें इसमें से तो क्या होगा, अनुस्वारस्य। अनुस्वार जो है, अनुस्वार का उच्चारण जो है वो नासिका से होता है, इसलिए सूत्र क्या होगा, नासिकानुस्वारस्य, मतलब जिसके पीछे ऊपर अंक की मात्रा लग जाती है वो वर्ण नासिक्य वर्ण हो जाता है, अर्थात नासिका से बोला जाता है। एक बार फिर से इन 3 सूत्रों को देख लेते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, नासिका का उच्चारण नासिका से अनुस्वार का होता है। जरा आप मुझे बता सकते हैं कि अनुस्वार के अलावा और नासिका से किसका उच्चारण होता है, तो वर्ग के पंचम वर्णों का, लेकिन उनका उच्चारण स्थान केवल नासिका से नहीं होता, उनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका प्लस कंठ तालु, उनका जो मूल जो उनके वर्ग का है वो तो हो गई, और उसके साथ नासिका भी होता है। उम्मीद है कि अब तक जो आपको समझाया गया वो सब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब उच्चारण स्थान जो है अक्सर हम एक तालिका के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए, अब तक मेरा मानना है कि आपको सारे उच्चारण स्थान जो है वो समझ में आ चुके होंगे। अब आइए हम बात करते हैं एक बार पूरी तालिका की, तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए,
पहला सूत्र, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अ यानी अ आ, कु यानी कवर्ग, अ आ कवर्ग, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है। और अगर कोई कहे कि कंठ्य वर्ण कौन से हैं, कंठ्य वर्ण, तो कंठ्य वर्ण वो वर्ण होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। और कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, ये सारे वर्ण। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, अ आ क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग। इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, ई बड़ी ई, चवर्ग, य और श, इन सब का उच्चारण जो है वो तालु से होता है। और इन सारे वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा। ऋटुरषाणाम मूर्धा अर्थात री बड़ी री, टवर्ग, र और श, इन सब का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। और मूर्धा से बोले जाने के कारण इन सारे वर्णों को हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण। अगला सूत्र है ऋतुलसानाम दंताः अर्थात ली, तवर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है, तो इनको दंतीय वर्णों के नाम से जाना जाता है। अगला सूत्र है उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ। उ बड़ा उ, पवर्ग और उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण अर्थात विसर्ग, आधे विसर्ग के बाद प और फ, आधे विसर्ग के बाद प और आधे विसर्ग के बाद फ, इन वर्णों को उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। तो इन सब का उच्चारण जो है वो कहाँ से होता है, ओष्ठौ, दोनों होठों से, इसलिए इनको कहते हैं उपधमानीय वर्णाना उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ। अब बात करते हैं नासिक के वर्णों की। यमगणनानाम नासिकाच। यमगणनानाम नासिकाच अर्थात वर्गों के पंचम वर्ण, इन सब का उच्चारण जो है वो नासिका से भी होता है। नासिका से भी का तात्पर्य क्या है कि इनका मूल स्थान तो है, जैसे हमने ये पांच, इन पांचों में भी इनका उच्चारण स्थान आ चुका है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंता और ओष्ठों में भी इनका उच्चारण स्थान हो चुका है, लेकिन इनके साथ में इन पंचम वर्णों का केवल नासिका भी होता है। अगला सूत्र एदैतोहो कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालु से होता है। ओदौतोहो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और ओष्ठ से होता है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ए के दो उच्चारण स्थान क्यों होते हैं और ओ के भी दो उच्चारण स्थान, अथवा तो आई और औ के दो उच्चारण स्थान क्यों होते हैं, क्योंकि ये मिश्रित स्वर हैं, इसलिए। वकारस्य दंतोष्ठम, वह जो है उसका उच्चारण स्थान जो है वो दंत और ओष्ठ से होता है। अकेला वह है जिसका उच्चारण स्थान, केवल और केवल वर्ण ऐसा है वह जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। आगे बात करेंगे जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय वर्ण। जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से हैं, आधे विसर्ग के बाद क और आधे विसर्ग के बाद ख, ये दोनों वर्ण हैं, इनको जिह्वा मूलीय वर्ण बोलते हैं। और जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण जो है वो कहाँ से होता है, जिह्वा के मूल से, इसलिए इनको जिह्वा मूलीय वर्ण कहा जाता है। अंत में है नासिकानुस्वारस्य। अनुस्वार जो है अर्थात जिसके ऊपर अंग की मात्रा लग जाए, उन सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से होता है। चलिए एक बार फिर से इन सूत्रों को रिवाइज कर ले। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋटुरषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको उच्चारण स्थान समझ में आ गए होंगे
और मुझे नहीं लगता कि अब आपको रटने की कोई आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और लगता है कि ये कक्षा 6 से 10 तक के सभी बालकों के लिए तथा रीट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।